हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज फ्यूम। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आज का टॉपिक है नेपोलियन, जो कि इस चैप्टर का छठा टॉपिक है। इससे पहले हमारे चैनल नॉलेज फ्यूम में इस चैप्टर का 5 टॉपिक को अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं जा कर के। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेपोलियन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि नेपोलियन कौन था। तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक बहुत ही महान सैनिक और बाद में शासक बनता है। ठीक है, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट सबसे पहले फ्रांस में एक सैनिक के तौर पर कार्य करता है और बाद में उसी फ्रांस का क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी भी नेपोलियन के बारे में पूछा जाए तो इस बात को लिखिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक बहुत ही महान सैनिक और बाद में उसी फ्रांस का क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक सैनिक से क्या बनता है, राजा बनता है। एक सैनिक से क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। तो इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस में नेपोलियन का राज। फ्रांस में किसका राज है, नेपोलियन का राज। यानी कि फ्रांस में यह किस प्रकार से राजा बनता है और राजा बनने के बाद किस प्रकार से यह शासन चलाता है, यानी फ्रांस में किस प्रकार से ये अपना शासन को चलाता है। ठीक है, आइए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। दोस्तों, बात है 1789 का। इस वर्ष फ्रांस में क्रांति होता है और इस क्रांति के वजह से 1789 से फ्रांस के राजा लुई 16वां का शासन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है और फाइनली क्रांति के 3 साल बाद यानी 1792 में लुई 16वां को फ्रांस की राजगद्दी छोड़ना पड़ता है। यानी 1792 में फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो जाता है और गणतंत्र लागू हो जाता है, यानी कि जनता का शासन चलने लगता है 1792 से। लेकिन फ्रांस में गणतंत्र का शासन ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि 1799 में नेपोलियन फ्रांस का सारा सिस्टम को अपने अंडर में ले लेता है और 1804 में सीनेट की अनुमति से नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाता है। सीनेट का मतलब फ्रांस का संसद को सीनेट कहा जाता है। और नेपोलियन का राजा बनते ही फ्रांस में फिर से राजतंत्र लागू हो जाता है, लेकिन राजा के जगह इस बार नेपोलियन रहता है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार नेपोलियन का राज फ्रांस में चलने लगता है। तो आइए हम लोग एक एक लाइन करके पढ़ते हैं और समझते हैं जो चीज़ अभी बताया गया है। देखिए, सन 1792 में फ्रांस में गणतंत्र का शासन चला, लेकिन यह शासन ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। ठीक है दोस्तों, सन 1799 में नेपोलियन ने सत्ता छीन ली, यानी कि फ्रांस का सारा सिस्टम को अपने अंडर में ले लिया और सीनेट की अनुमति से सन 1804 में फ्रांस का क्या बन जाता है, सम्राट बन जाता है, राजा बन जाता है। और फ्रांस में फिर से राजतंत्र जैसा शासन शुरू हो गया। नेपोलियन का राजा बनते ही फ्रांस में राजतंत्र का शासन चालू हो गया, राजा वाला सिस्टम चलने लगा। लेकिन इस बार राजा की जगह कौन था, नेपोलियन था। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से नेपोलियन क्या बन जाता है, फ्रांस का राजा बन जाता है। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन के आने के बाद फ्रांस में सुधार। यानी कि जब नेपोलियन 1804 में फ्रांस का राजा बनता है तो कई सारे सुधार करता है फ्रांस में। ठीक है, वो कौन कौन सा सुधार है जो नेपोलियन राजा बनने के बाद करता है, ठीक ना। आइए हम लोग उन सभी सुधारों को पढ़ते हैं जो नेपोलियन के द्वारा किया गया था राजा बनने के बाद। ठीक है, तो आइए एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं। देखिए, नेपोलियन के आने के बाद फ्रांस में निम्नलिखित सुधार हुए हैं। ठीक ना, बहुत सारा सुधार किया गया। उनमें से पहला सुधार क्या था, फ्रांस में एक नए कानून बनाए गए जिसका नाम नेपोलियन संहिता या फिर नागरिक संहिता था। और ये कानून 1804 में लागू किया गया पूरा फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, और इस कानून के तहत सभी नागरिकों को समान माना गया। ठीक, और इस कानून के तहत जन्म के आधार पर विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि यह कह रहा है कि फ्रांस में एक नया कानून बनाया गया। इस कानून का नाम था नेपोलियन संहिता और इसी कानून को कहते हैं नागरिक संहिता। यह कानून कब लागू किया गया, 1804 में लागू किया गया। और इस कानून के तहत सभी नागरिकों को समान घोषित किया गया, भेदभाव नहीं किया गया। ठीक है, और इस कानून के तहत जन्म के आधार पर विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो जन्म के आधार पर विशेष अधिकार मिलता था ना, कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसे चीज़ों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ, ठीक ना, तो आप लोग बोलिएगा कि 1804 में।
ये नेपोलियन का राजा बनने के बाद सबसे बड़ा सुधार था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट सुधार क्या किया गया। देखिए, सभी नागरिकों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया, यानी कि नेपोलियन राजा बनते ही सभी नागरिकों को एक अधिकार दे दिया गया कि आप अपना धन दौलत संपत्ति को रख सकते हैं। नेपोलियन ने यातायात व्यवस्था को सुधारा। ठीक, नेपोलियन राजा बनते ही किसको सुधारा? यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा। माप तोल की एक समान प्रणाली लागू की गई, यानी कि पूरे फ्रांस में एक जैसा मापने तोलने का सिस्टम लागू किया गया। पहले अलग अलग था, लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, लेकिन नेपोलियन आते ही ये माप तोल की एक समान प्रणाली को क्या किया गया? लागू किया गया। इस प्रकार से नेपोलियन ने कई सारा सुधार किया, और भी कई सारे सुधार किए गए हैं। देखो, नेपोलियन ने शहरों में भी कारीगरों को दूसरे के नियंत्रण से हटाया, यानी कि नेपोलियन ने शहर में जो कारीगर काम करने जाता था ना, वो किसी के अंडर में काम करता था, लेकिन नेपोलियन ने इस चीज़ में सुधार किया। बोला कि कोई भी कारीगर किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कारीगरों के साथ शोषण होता था, काम करवाया जाता था, ज़्यादा वेतन कम दिया जाता था। तो नेपोलियन ने कहा कि अब कारीगर शहर में जाकर के किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रकार से नेपोलियन ने सुधार किया। ठीक, और एक लास्ट सुधार क्या किया गया? किसान, मजदूर, कारीगर और उद्योगपतियों को आज़ादी का पूरा फ़ायदा मिला, यानी कि नेपोलियन के शासनकाल में किसान, मजदूर, कारीगर और उद्योगपति यानी कि बिजनेसमैन, इन सभी लोगों को आज़ादी का क्या मिला? पूरा फ़ायदा मिला। इन लोग फ्रीडम रहने लगा। ठीक है दोस्तों, तो नेपोलियन के आने के बाद इस प्रकार से कई सारा सुधार किया गया। नेपोलियन संहिता लाया गया। एक, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया, सभी नागरिकों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। नेपोलियन ने यातायात व्यवस्था को सुधारा। नेपोलियन ने पूरे फ्रांस में माप तोल करने का एक समान प्रणाली लागू किया। नेपोलियन ने शहरों में भी कारीगरों को दूसरे के कंट्रोल से क्या किया? बाहर कर दिया गया। किसान, मजदूर, कारीगर और नए नए उद्योगपतियों को क्या मिल गया? पूरा आज़ादी मिल गया इसके शासनकाल में। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन के खराब नीति। नेपोलियन के खराब नीति। नेपोलियन ने कुछ अच्छा काम भी किया तो उसका कुछ खराब नीति भी था। वो कौन कौन सा खराब नीति था नेपोलियन का? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, नेपोलियन ने कर को बढ़ा दिया, यानी कि नेपोलियन ने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन नेपोलियन ने टैक्स को बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, ये इसका खराब नीति है। ठीक है, नेपोलियन के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, यानी कि नेपोलियन के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। ठीक है, इसका नेपोलियन ज़बरदस्ती फ्रांस के लोगों को सेना में भर्ती कर रहा था। ये तीन इसका क्या था? खराब नीति था। बाद बाकी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया फ्रांस के लिए, लेकिन इन्होंने तीन जो है ये अच्छा काम नहीं किया। पहला, टैक्स बढ़ा दिया। दूसरा, नेपोलियन के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। और नेपोलियन ज़बरदस्ती फ्रांस के लोगों को सेना में क्या करता था? भर्ती करता था, सेना में भेज देता था। ठीक, तो ये है नेपोलियन का खराब नीति। अब आइए हम लोग नेपोलियन के बारे में और सारा बात को जानते हैं। देखिए, नेपोलियन ने अपने शासनकाल के दौरान जर्मनी पर कब्जा किया, यानी नेपोलियन अपने शासनकाल के दौरान जर्मनी में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उस समय जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, यानी कि जिस समय नेपोलियन ने जर्मनी पर कब्जा किया उस समय जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। नेपोलियन ने जर्मनी का केवल 39 राज्यों पर कब्जा कर पाया, यानी कि नेपोलियन जर्मनी का केवल 39 राज्यों पर ही कब्जा कर पाया, पूरा जर्मनी पर कब्जा नहीं कर पाया। और इनमें से प्रत्येक राज्य की अपनी मुद्रा और माप तोल की प्रणाली थी, यानी कि नेपोलियन ने 39 राज्यों पर कब्जा किया और इन 39 राज्यों में सबका अलग अलग माप तोल का प्रणाली था, सबका अलग अलग मुद्रा चलता था, जिसके कारण से नेपोलियन को व्यापार करने में काफ़ी समस्या आने लगी, क्योंकि नेपोलियन ने इन 39 राज्यों पर कब्जा कर लिया और इन 39 राज्यों का माप तोल का प्रणाली, वहाँ का पैसा सब अलग अलग था, जिसके वजह से नेपोलियन को व्यापार करने में क्या होने लगा? बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा। व्यापार में समस्या ना हो इसके लिए नेपोलियन ने सभी 39 राज्यों को मिलाकर एक महासंघ बनाया। ठीक ना, नेपोलियन को व्यापार में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए नेपोलियन ने क्या किया? सभी 39 राज्यों को मिला करके एक महासंघ बनाया, यानी कि एक बड़ा सा राज्य बना दिया। और नेपोलियन ने जर्मनी के 39 राज्यों में माप तोल
मुद्रा और कानून सुधार दिए, काफ़ी हद तक एक जैसा बना दिया। यानी कि इसके अंडर में 39 राज्य था, 39 राज्यों में इन्होंने सारा चीज़ एक जैसा कर दिया, माप तोल एक जैसा कर दिया, मुद्रा एक जैसा कर दिया, कानून एक जैसा कर दिया, क्योंकि इसको व्यापार करना था, ठीक है, ताकि व्यापार करने में आसानी हो, ताकि नेपोलियन को व्यापार करने में क्या हो, आसानी हो। लेकिन नेपोलियन का शासन 1815 में क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। नेपोलियन का शासन कब ख़त्म हो जाता है, 1815 में, क्योंकि नेपोलियन एक लड़ाई में हार जाता है। और नेपोलियन जैसे ही हारता है और इसका शासन जैसे ख़त्म होता है, तो नेपोलियन द्वारा बनाए गए 39 राज्यों का महासंघ फिर से टूट जाता है, क्योंकि उसको कंट्रोल कर रहा था नेपोलियन। लेकिन अब वो नेपोलियन का शासन रहा नहीं फ्रांस में, क्योंकि एक लड़ाई में 1815 में नेपोलियन क्या होता है, हार जाता है। और हार जाने की वजह से वो 39 राज्यों का महासंघ फिर से क्या होता है, टूट जाता है। और सभी राज्य अपनी मुद्रा और माप तोल की प्रणाली को पुनः अपना लेता है। और जैसे ही टूटता है तो सभी 39 राज्य अपना अलग अलग माप तोल की प्रणाली को अपना लेता, अपना मुद्रा को अपना लेता है। दोस्तों अब जानेंगे हम लोग जलवेराइन को, कि जलवेराइन होता क्या है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है कि जलवेराइन किसको कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको समझने के लिए नेपोलियन पर बात करते हैं थोड़ा। दोस्तों नेपोलियन अपने शासनकाल के दौरान जर्मनी के 39 राज्यों पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, और इन सभी 39 राज्यों को मिलाकर एक महासंघ बनाता है और एक समान मापतोल की सिस्टम को पूरे इस महासंघ में उन्होंने क्या कर देता है, लागू कर देता है, ताकि नेपोलियन को व्यापार करने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। लेकिन 1815 में नेपोलियन का शासन खत्म हो जाता है और उनके द्वारा बनाए गए 39 राज्यों का महासंघ टूट जाता है। और टूटने के बाद सभी 39 राज्य फिर से अलग अलग माप तोल के प्रणाली को क्या करता है, अपना लेता है। भले नेपोलियन का शासन 1815 में ख़त्म हो गया, लेकिन इसका आइडिया को जिंदा रखता है जर्मनी का एक राज्य जिसका नाम रहता है पर्सा, ठीक। और पर्सा नामक राज्य ने 1834 में एक टीम बनाया जिसका नाम था जलवेराइन। और इस संघ में यानी कि इस टीम में जर्मनी का अधिकतर राज्य शामिल हो गया दोस्तों। और इस टीम का मेन मकसद था कि व्यापार में हो रहे दिक्कतों को सुधार करना है, क्योंकि जर्मनी का सभी राज्य अलग अलग सिस्टम को अपना लिया था ना, नेपोलियन का ख़त्म हो जाने के बाद, शासन ख़त्म हो गया था उसके बाद। तो इस टीम का यानी कि जलवेराइन का मेन मकसद था कि व्यापार में हो रहे दिक्कतों को क्या करना, सुधारना है जर्मनी में। और इस टीम ने कई सारे सुधार किए जर्मनी में, ठीक। इन्होंने मुद्राओं की संख्या 30 से घटा करके 2 कर दिया, क्योंकि जर्मनी में 30 अलग अलग मुद्रा चलता था जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। लेकिन इन्होंने 30 मुद्राओं को नहीं चलाया, ठीक है, सभी मुद्राओं को ख़त्म कर दिया। और इस जलवेराइन नामक टीम ने मात्र कितना मुद्रा को चलाया, 2 मुद्रा को चलाया, ठीक है। और इस टीम ने माप तोल में हो रहे प्रॉब्लम को भी सुधारा और पूरे जर्मनी में एक जैसा माप तोल और मुद्रा को क्या किया, अपनाया। ये था जलवेराइन, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए होंगे कि जलवेराइन क्या है। तो जलवेराइन को किसने लाया है, पर्सा नामक राजा ने लाया, ठीक है। और कब लाया, 1834। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलवेराइन नामक शुल्क संघ किसने स्थापित किया। तो अगर देश पूछेगा तो जर्मनी, और अगर एग्जैक्ट जगह पूछेगा तो पर्सा। और कब लाया, 1834 में। इस टीम का क्या मकसद था, तो इस टीम का मकसद था कि जर्मनी में हो रहे हैं व्यापार में दिक्कतों को सुधार करना है। और इस टीम ने क्या सुधार किया, तो 30 अलग अलग मुद्राओं के जगह पर मात्र 2 मुद्रा को चलाया और पूरे जर्मनी में एक समान माप तोल की प्रणाली को क्या किया, लागू किया, ठीक है दोस्तों। तो जलवेराइन आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन का हार, कि नेपोलियन हार कैसे जाता है, ठीक है। तो देखिए, नेपोलियन का जो शासन रहता है फ्रांस में, वो रहता है 1799 से लेकर के 1815 तक वो शासन करता है, ठीक है। लेकिन 1815 में नेपोलियन एक लड़ाई में हार जाता है, उस लड़ाई का नाम रहता है वाटरलू की लड़ाई। और नेपोलियन जब इस लड़ाई में हार जाता है तो नेपोलियन का शासन फ्रांस में क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और इस वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन अलग था और ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया ये चारों मिला हुआ था। कौन कौन, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया ये चारों मिला हुआ था और नेपोलियन अलग था। यानी कि नेपोलियन
वर्सेस ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ। और इसमें किसका हार हो जाता है? वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन का हार हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और नेपोलियन का हार 1815 में हो जाता है और नेपोलियन का मृत्यु जो है 1821 में हो जाता है सेंट हेलेना नामक द्वीप में, ठीक है। इस प्रकार से नेपोलियन का शासन फ्रांस से क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। कब? 1815 में। लेकिन इसका मृत्यु कब होता है? 1821 में होता है। कहाँ पर? सेंट हेलेना नामक एक द्वीप रहता है, वहाँ पर हो जाता है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे वियना संधि यानी कि वियना समझौता, ठीक है। यह समझौता कब होता है? यह समझौता होता है 1815 में, ठीक। क्यों होता है? क्योंकि देखिए 1815 में नेपोलियन हार जाता है, तो नेपोलियन के हार जाने के बाद एक समझौता किया जाता है जिसका नाम रहता है वियना समझौता या फिर वियना संधि। और ये कब होता है? 1815 में, क्योंकि 1815 में नेपोलियन हार जाता है। और इस समझौता का जो मेजबानी करता है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने, यानी कि इस समझौता का सबसे जो हेड रहता है वो कौन रहता है? ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। और ये समझौता में किन किन बातों पर चर्चा किया गया? क्योंकि देखिए समझौता है तो चर्चा होगा ही, किसी न किसी बात पर डिसीजन तो लिया ही जाएगा। तो आइए देखते हैं कि किन किन बातों पर चर्चा हुआ इस समझौता में। इस संधि में नेपोलियन द्वारा बनाए गए सभी पुराने कानून को हटा दिया गया, यानी कि क्योंकि नेपोलियन हार जाता है और नेपोलियन का शासन खत्म हो गया, ठीक है, तो नेपोलियन द्वारा बनाए गए सभी पुराने कानून को हटा दिया जाता है इस वियना की संधि में, ठीक। और दोस्तों आपको याद होगा कि जब फ्रांस का क्रांति हुआ था 1789 में, उस समय लुई 16वां का शासन खत्म हो जाता था और लुई 16वां बुर्बो वंश का था, यानी कि बुर्बो वंश का शासन खत्म हो गया था। और इस समझौता में इस बात पर चर्चा हुआ कि 1789 में जो फ्रांस का क्रांति के दौरान जो बुर्बो वंश को हटा दिया गया था फ्रांस का गद्दी से, उसको फिर से फ्रांस में लाया जाए, ठीक है। यानी कि इस संधि में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को पुनः फ्रांस में स्थापित कर दिया गया। यानी कि 1789 में जो बुर्बो वंश को हटाया गया था क्रांति के दौरान फ्रांस की गद्दी से, उसी बुर्बो वंश को फ्रांस में फिर से क्या कर दिया गया? बैठा दिया गया, ठीक ना। उसी को शासन चलाने की जिम्मेदारी दे दिया गया। और इस प्रकार से 1815 में फिर से फ्रांस में क्या चलने लगता है? राजतंत्र चलने लगता है, राजा का शासन चलने लगता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि 1815 में नेपोलियन हार जाता है, हार जाने के बाद फ्रांस में क्या चलने लगता है? फिर से राजतंत्र चलने लगता है, क्योंकि वियना की संधि में दो बातों पर डिसीजन लिया जाता है कि नेपोलियन द्वारा बनाए गए सभी कानून को हटाया जाए और सन 1789 में जो फ्रांस का क्रांति हुआ था उस दौरान जो बुर्बो वंश को हटाया गया था उसको फिर से फ्रांस की गद्दी पर बैठाया जाए। यानी कि फ्रांस में अब फिर से क्या चलेगा? राजतंत्र चलेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि अब फ्रांस में राजा का सिस्टम चलेगा और राजा का सिस्टम अब 1815 से फ्रांस में चलने लगता है दोस्तों। सन 1815 में नेपोलियन हार गया और इसके बाद फ्रांस में राजतंत्र का शासन चल गया, यानी कि बुर्बो वंश का शासन चलने लगा, ठीक है। क्योंकि वियना के संधि में ये बात का डिसीजन लिया गया था कि बुर्बो वंश को फिर से फ्रांस की गद्दी पर बैठाया जाए, जिसके कारण से फ्रांस के जनता बहुत दिक्कतों में रहने लगे। क्योंकि बुर्बो वंश एक राजा वाला सिस्टम है ना, राजतंत्र है, ये किसी का नहीं सुनता था, जिसके कारण से 1815 के बाद फ्रांस का जनता फिर से दिक्कतों में रहने लगा, क्योंकि राजा का हरकत सही नहीं था। और इन्हीं दिक्कतों के कारण, यानी कि इन राजतंत्र में जो हो रहे दिक्कत था, ठीक ना, इन्हीं दिक्कतों के कारण फ्रांस में पहला विद्रोह सन 1830 में हो गया। यानी कि बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम होने लगा ना 1815 के बाद, राजा वाला सिस्टम चलने लगा फ्रांस में, तो जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा जनता परेशान हो गया। और इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि 1830 में फ्रांस के जनताओं ने एक विद्रोह कर दिया, ठीक है, और बुर्बो वंश को फिर से उखाड़ करके फेंक दिया, ठीक। और फ्रांस में अब क्या हुआ कि बुर्बो वंश को 1830 में उखाड़ करके फिर से फेंक दिया, लेकिन अब फ्रांस का जो सत्ता जो सौंपा गया वो लुई फिलिप नामक एक राजा को सौंपा गया, जो संविधान द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलता था। यानी कि फ्रांस में फिर से राजा को बैठाया गया 1830 में, लेकिन वो संविधान द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलता था। भले राजा था लेकिन नियम के अनुसार चलता था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1815 के बाद, ठीक ना, फ्रांस की गद्दी पर किसको बैठाया गया? तो बुर्बो वंश को फिर से लाया गया था। और ये बुर्बो वंश कब तक चला? 1830 तक चला, ठीक है। और ये 15 वर्ष के
अंदर जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, जिसके कारण से 1830 में फ्रांस में पहला विद्रोह होता है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि फ्रांस में क्रांति कब हुआ था? 1789 में। लेकिन फ्रांस में पहला विद्रोह कब हुआ था? तब आप लोग लगाइएगा 1830 में। ठीक है, विद्रोह का मतलब होता है थोड़ा मारकाट, ठीक है, और क्रांति का मतलब होता है थोड़ा बदलाव। ठीक, तो अगर विद्रोह पूछा जाए तो 1830 और अगर क्रांति पूछा जाए तो 1789 में। और इस विद्रोह में 1830 में जो पहला विद्रोह हुआ फ्रांस में, इस विद्रोह में जो बुर्बो वंश था उसको फिर से क्या कर दिया गया? उखाड़ करके फेंक दिया। अब फ्रांस में कौन चलाएगा फ्रांस को? तो फ्रांस में एक राजा को बैठाया जाता है जिसका नाम रहता है लुई फिलिप। इस राजा को बैठाया जाता है जो संविधान द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलता था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग नेपोलियन को आज पढ़ें, नेपोलियन का शासन को पढ़ें, जलवेराइन को पढ़ें, नेपोलियन का हार को पढ़ें और वियना की संधि को पढ़ें। ठीक है, और 1830 में जो विद्रोह हुआ इसके बारे में पढ़ें। ठीक है, अब 1830 में किसको बैठाया गया? लुई फिलिप नामक राजा को बैठाया गया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।